Yes, friends, now welcome to the next lecture of this particular SEBI and we are on the point of with respect to पहले हमने क्या देखा था SEBI एक्ट के बारे में सब कुछ देखा था और उसमें SEBI के बारे में सब कुछ देखा था या फिर आप कह सकते हो इस एक्ट के अंदर दो मेन पार्ट है SEBI एक्ट एंड SEBI ICDR गाइडलाइंस। फिलहाल हम SEBI एक्ट के ऊपर है। SEBI एक्ट के अंदर अगर फ्रेंड्स हमने SEBI के बारे में पहले देखा, अब हम लीगल प्रोविजंस के बारे में देख रहे हैं। एंड फ्रेंड्स लीगल प्रोविजंस इतने इंपॉर्टेंट है कि दिस लीगल प्रोविजंस आर एज इट इज कॉमन, it is one and the same with, you can say, the other provisions. So that's how they are very important. Now friends, today we are going to see with the provisions of immunity. So friends, ये SEBI का लेक्चर हो या ये SCARA 1956 का लेक्चर हो, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956, दोनों के अंदर this provision remains one and the same. So that's the benefit of this. अब पहले हम इम्यूनिटी को एकदम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। That is grant of immunity. Very important A category. Important for SEBI Act 1992 and also important for सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब फ्रेंड्स इसे देखना शुरू करते हैं। बेसिकली व्हाट इज इम्यूनिटी? तो इफ इम्यूनिटी इज ग्रांटेड, what will be the legal effect of immunity? If immunity is granted, no prosecution will take place and the accused person has to pay द पेनल्टी देन। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंसान है, जो गुनहगार है, यानी मान लो मुझे पता चला है कि मेरे बारे में गवर्नमेंट को सब पता चल गया है, आज नहीं तो कल मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू होने ही वाली है। तो फिर अगर मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू होगी तो होगा क्या फ्रेंड्स? मेरी बदनामी होगी, मुझे लीगल कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, फिर आखिरकार मुझे पेनल्टी तो पे करनी है। तो मैं सामने से, मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन शुरू हो उसके पहले मैं ही सामने से गवर्नमेंट को सरेंडर कर देता हूं, मैं इम्यूनिटी मांगता हूं, मैं सब कुछ बता देता हूं, जिससे क्या होगा? एक तो मैं बदनामी से बच जाऊंगा, मेरे खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, मुझे कोई लीगल केस कॉस्ट बेयर नहीं करना होगा। हाँ, मुझे सिर्फ क्या पे करना होगा? जो पेनल्टी गवर्नमेंट ने लेवी की। एंड ऊपर से इम्यूनिटी के बिना जो पेनल्टी आती है, वो इम्यूनिटी के बाद वो पेनल्टी रिड्यूस्ड होगी, बिकॉज मैंने भी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, मैंने भी गवर्नमेंट का कीमती समय बचाया। तो नॉर्मल पेनल्टी की जगह पे जो इम्यूनिटी के बाद की जो पेनल्टी होगी वो काफी कम होगी, वो काफी रिड्यूस्ड पेनल्टी होगी। सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल पॉइंट। अब हम डायग्रामेटिकली इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट the alleged person and there is SEBI. सबसे पहले एप्लीकेशन करना होगा, जो मैं डिटेल में आपको बताता हूं पॉइंट 1 में। यानी अलीज पर्सन, यानी मान लो मैं इम्यूनिटी चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले सेबी को क्या करूंगा? एप्लीकेशन करूंगा। जैसे मैं एप्लीकेशन करूंगा, राइट, अब कैसे एप्लीकेशन करेंगे तो चलो पहले वो देखते हैं।
application by alleged person to SEBI. 1. Application form. 2. Documents with respect to ऑफेंस, यानी ऑफेंस के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो. 3. फीस. 4. प्रॉमिस नॉट रिपीट ऑफेंस, यानी ऑफेंस रिपीट नहीं होगा उसकी प्रॉमिस. डॉक्यूमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑफेंस को आप ऐसा भी कह सकते हो सो फॉर्म, डॉक्यूमेंट, फीस, एंड इसके साथ साथ आप एक प्रॉमिस दोगे कि आज के बाद भविष्य में कभी भी ये चीज रिपीट नहीं होगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, कब आप अप्लाई कर सकते हो? बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग. यानी कंपोजिशन तो क्या हो सकता है, प्रोसिक्यूशन के पहले भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन के बाद भी हो सकता है. बट जो इम्यूनिटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रोसिक्यूशन शुरू हो उसके पहले ही कर सकते हो, बिकॉज एक बार प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया फिर तो कुछ होगा. सो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज अलीज पर्सन टू अप्लाई टू सेबी. अब सेबी क्या करेगा? What SEBI will do? Is grant of immunity. I dot यानी immunity short में. Detrimental to the interest of सिक्योरिटीज मार्केट. यानी सेबी पूरा चेक करेगा और सेबी ये सोचेगा कि अगर मुझे इम्यूनिटी दी तो क्या वो मुझे इम्यूनिटी देना सिक्योरिटीज मार्केट के हित के लिए नुकसानकारक होगा. सी, सिक्योरिटीज के हित के उल्टा लिए नुकसानकारक होगा. दो सिचुएशन, हां ना. अगर हां तो मुझे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, एंड अगर ना तो इन दैट सिचुएशन सेबी क्या करेगा? रिकमेंडेशन भेजेगा सीजी को. नाउ सी पॉइंट 2. डायग्राम बराबर से दिख रहा है. सेबी विल सेंड अ रिकमेंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी टू सीजी. सो पॉइंट 2, recommendation sent by SEBI send to CG. The recommendation is not binding on CG. सेबी का रिकमेंडेशन ऑब्वियसली सीजी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, बिकॉज सीजी इज अ अथॉरिटी सुप्रीम टू सेबी. सीजी सेबी के ऊपर आता है, सीजी ने सेबी को बनाया है, तो सेबी बोले वो रेकमेंडरी हो सकता है, डायरेक्टिव अमेंडमेंट हो सकता नहीं है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? इज
grant of immunity detrimental to the interest of पब्लिक एट लार्ज। एक चीज फ्रेंड्स देखिए आपने, सेबी जो है ना, सेबी वो सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सोचता था, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए सोचता था, राइट? वेरी गुड। दो सिचुएशन हो सकती है, नुकसानकारक है हाँ, अगर नुकसानकारक हो तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, पर अगर नुकसानकारक ना हो, यानी कि सेबी के एंगल से भी इम्यूनिटी देना, मुझे इम्यूनिटी देना नुकसानकारक नहीं है, गवर्नमेंट के एंगल से भी मुझे इम्यूनिटी देना नुकसानकारक नहीं है। तो फिर ग्रांट इम्यूनिटी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे इम्यूनिटी दे देगा, मेरे खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड खाली टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पेनल्टी लगाई जाएगी, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस का मुझे पालन करना है, एंड जो लगाई गई पेनल्टी है वो मुझे क्या करनी है, पे करनी। सो दैट्स हाउ फ्रेंड्स दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज देयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से इम्यूनिटी को ग्रांट कर सकता है। दैट्स अ पॉइंट। मैं यहां पे इसे छोड़ता हूं, पहले आप इतना कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी डाउन फर्स्ट दिस डायग्राम। Just giving you 5 minutes to copy down the diagram. नाउ फ्रेंड्स, ये भी आप लिख लो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। सो एक बहुत क्रूशियल प्रोसेस मैंने आपको क्यों समझ दिया, बिकॉज बहुत क्रूशियल एक प्रोसेस है, वो हमारा प्रोसेस यहां पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको कहूंगा बाद में कॉपी करना, तो फिर आप कॉपी नहीं करते, उससे अच्छा बेहतर अब भी लेक्चर में आप कॉपी करो, उससे अंडरस्टैंडिंग बनता जाएगा। सो ऑल्सो कॉपी डाउन दिस।
Chalo friends, I hope you have written this. So now let's read the provisions with respect to the grant of immunity. A very important question. Saving Security Contract Regulation Act 1956 also. हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे. SEBI Act empowers the central government to grant immunity to any person who has committed a contravention of any provision of this act. SEBI Act 1992. यानी पावर SEBI के पास नहीं है, पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. Conditions for granting immunity. SEBI has made a recommendation to central government that the person alleged to have violated any of the provisions of this act should be granted immunity from prosecution or imposition of penalty under this act. यानी SEBI recommend करेगा. The central government is satisfied that such person has made a full and true disclosure in respect of alleged violation. The proceedings for the prosecution for any such offence has not been commenced. Instituted यानी commenced before the date of receipt of application for grant of such immunity, and the central government may grant the immunity subject to such conditions as it may think fit to impose. Right. So this is how the immunity will be given. Immunity will be granted. Now friends, we are moving towards the second part. ये जो हमने अब तक सब कुछ देखा वो क्या था? Concept of ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी. पर अब अगर आपको जो गुना की इम्यूनिटी मिली थी उसका अगर आप उल्लंघन करते हैं, कुछ सिचुएशन में आपको दी गई इम्यूनिटी विथड्रॉ भी हो सकती है. फ्रेंड्स, आपको दी गई हो सकती है, विथड्रॉ भी हो सकती है. कॉन्सेप्ट ऑफ विड्रॉवल ऑफ इम्यूनिटी. उसमें सबसे पहली चीज हमें लेनी है सिचुएशंस ऑफ विड्रॉवल. कौन कौन से सिचुएशन में दी गई इम्यूनिटी विड्रॉ हो सकती है? तो देखो, डायग्राम के ऊपर से ही जाते हैं. डायग्राम में शुरुआत करें तो एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन करते वक्त ही जो डिस्क्लोजर्स किए थे वो डिस्क्लोजर्स ही क्या निकले? सम. वो डिस्क्लोजर्स ही क्या निकले? सो डिस्क्लोजर्स करते वक्त ही अगर हमने गलती की हो तो भी हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? विड्रॉ. बिकॉज फ्रेंड्स, आपने जो हेल्प मांगी वो हेल्प को मांगने का बुनियाद ही एकदम गलत था. तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस दैट इम्यूनिटी विल बी विड्रॉ. सो फर्स्ट इज misleading disclosures with respect to offenses done at time of demanding immunity. दूसरा क्या हो सकता है? डायग्राम पे आ जाता है. बाद में सभी को लगा कि इम्यूनिटी जो दी थी वो सिक्योरिटीज मार्केट के हित में नहीं है, डेट्रीमेंटल टू सिक्योरिटीज मार्केट या फिर डेट्रीमेंटल टू पब्लिक एट लार्ज. या वेट, एप्लीकेशन में एक दूसरा आता था, प्रॉमिस नॉट टू रिपीट, और वही गुना मैंने क्या किया? रिपीट किया, तो भी इम्यूनिटी विड्रॉ. Repeating an offense for which
earlier immunity was granted. Third thing, वो मैंने बताया ना detrimental हो. Immunity was detrimental to interests of securities market, या immunity was detrimental to interest of public at large. एंड लास्ट डायग्राम में से क्या आ सकता है? कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस के आधारित इम्यूनिटी दी थी, वही टर्म्स एंड कंडीशंस का क्या किया? उल्लंघन किया. सो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने इम्यूनिटी को विड्रॉ करने की सारी चीजें मैंने कहां से ली? तो ये वो सारी चीजें मैंने इम्यूनिटी के डायग्राम में से ली. दैट्स हाउ वी ट्राई टू लॉजिकली इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग. So, fifth is contravention of terms and conditions subject to which immunity was granted. So, this is the concept, and उससे होगा क्या? What will be the effect of withdrawal of immunity? Offense will be dealt with. ये सारे वर्ड्स मैं आपको भी थोड़ी देर में बाद में लिखवा देता हूं. Offense will be dealt with as if no immunity was granted. Right? अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं. पहले इतना लिखो. Just copy down this much. Very important. So first copy it down. राइट. एक एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंड्स आपको. आपने लिख लिया होगा. लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल. मान लो कि 2010 में मैंने एक गुनाह किया था और मैंने इम्यूनिटी ली. अब 2020 में मैंने वही गुनाह रिपीट किया. तो 2010 में इम्यूनिटी ग्रांट हुई थी. 2010 में 20 में इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? विड्रॉ. तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट आज यानी सेबी आज 2020 में एडजुडिकेशन करेगा एंड सेबी देखेगा कि इस बार के गुनाह के लिए कितनी पेनल्टी लगेगी. तो कि 100 रुपए प्लस 2010 में मुझे जो इम्यूनिटी मिली थी ना, उसके लिए भी 100 रुपए ऐड कर देंगे. प्लस पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2010 की जो पेनल्टी थी उसको ना पे करने का, प्लस इंटरेस्ट. ये सब कुछ ऐड करके जो अमाउंट आएगी उतनी अमाउंट मुझे आज 2020 में पे करनी होगी. सो गवर्नमेंट ने क्या किया? 2010 में मुझे जो इम्यूनिटी मिली थी वो ना मिली हो उस तरीके से पूरे ऑफेंस को गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रीट किया. दैट इज द कॉन्सेप्ट which I wanted to convey to you. So let us read it further. Okay, how the concept goes. Notes.
notes. Yeah. Withdrawal of immunity. An immunity granted to a person may at any time be withdrawn by CG if it is satisfied that such person in the course of the proceedings not complied with conditions on which immunity was granted or has made false evidence. मैंने तो आपको और इससे ज्यादा reasons बताए. Consequences क्या होंगे? If the immunity granted to a person is withdrawn by CG, such person B tried for the offense with respect to which the immunity was granted or for any other offense of which he appears to have been guilty in connection with the contravention of act, also he becomes liable to pay to the imposition of penalty under the SEBI Act to which he would have been liable if he had not been granted such immunity. So prosecution शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर penalty भी लगेगी. Moreover, recommendation की बात है. The recommendation of SEBI shall not be binding upon CG and therefore the CG may refuse to grant immunity even if such a recommendation has been made by SEBI. So this was a very important provision with respect to grant of an immunity. With respect to grant of an immunity. So खास हमें लास्ट में क्या नोट डाउन कर लेना है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये तो मैंने खाली समझाने के लिए लिखा था. Power, grant of immunity is under the power of CG. SEBI's recommendation is not binding on CG. यानी अल्टीमेट पावर जो इम्यूनिटी ग्रांट करने का है वो तो सिर्फ किसका है, वो तो सेबी सीजी का ही है. सेबी जो रिकमेंडेशन देता है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेशन है. अल्टीमेट डिस्क्रिशन डिसीजन मेकिंग पावर इज ऑफ सेबी. सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी डिस्कस्ड, ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी. Offenses by company, again very important concept. SEBI Act 1992 में भी है and SCARA 1956 में भी, दोनों जगह this provision is there. Now what is the logic behind this? अगर कोई इंसान individual अगर कोई गुनाह करता है तो he shall be liable to be proceeded against him. But what about if some partnership firm, HUL, AOP, DOI, कंपनी गुनाह करते हैं तो तब ये सेक्शन आता है. So यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीनिंग ऑफ कंपनीज. तो इट सेज कंपनी मीन्स पार्टनरशिप फर्म, AOP, DOI, कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013. इन शॉर्ट, जहां कहीं भी एक से ज्यादा इंसान इन्वॉल्व हो वो सब इस सेक्शन के लिए क्या कहलाएंगे? कंपनीज. सबसे पहला लीगल प्रोविजन, जब भी कोई ऑफेंस कंपनी करे तो उस समय जितने भी लोग कंट्रोलिंग पोजीशन में हो, ऑल विल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट विद. All the persons who are in control of a company shall be liable to be proceeded against with. Friends, just a minute. What is this, the meaning of liable to be proceeded against with? इसका मतलब क्या होगा?
legal proceedings can be instituted, commenced by SEBI against them. यानी सेबी उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है. कुछ लोग गुनेगार नहीं, मीन्स लायबल नॉट टू बी प्रोसीडेड. Some person or persons shall not be liable to be proceeded against with. वो liable नहीं होगे to be proceeded against with if they prove that they exercised due care and diligence. यानी वो प्रूव कर दे, उन्हें प्रूव करना होगा कि उन्होंने अपनी सारी सावधानी रखी थी, उनकी कोई गलती नहीं है. या फिर बी, दे वेर नॉट अवेयर ऑफ द ऑफेंस, उनको ऑफेंस के बारे में कुछ पता नहीं था. ऐसा अगर वो प्रूव कर दे तो फिर दे विल नॉट बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट. एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इतना कॉपी करें या फिर मैं बाद में कॉपी करने का टाइम देता हूं. थर्ड पॉइंट, अ पर्सन shall also be liable to be proceeded against with if it is proved that offense is attributable to. एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उसी इंसान के कारण ये हुआ. यानी कई बार वो पर्सन पोजीशन में नहीं होता पर उसी ने करवाया हो, राइट, तो वो भी जाएगा. और इज ड्यू टू कन्निवेंस. कन्निवेंस यानी हम कई बार कहते हैं ना शातिर दिमाग, गिल्टी माइंड ऑफ अ. सो अगर कोई पोजीशन में ना हो पर उसी के कारण ये सब कुछ हुआ, उसी के एट्रीब्यूटेबल हो या उसके कन्निवेंस सातिर दिमाग से हुआ, तो दैट पर्सन विल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट. एंड लास्ट इज कंपनी में फर्म भी आ जाती है और आप सोच रहे हैं सर फर्म में डायरेक्टर कैसे होगा, पार्टनरशिप फर्म में, तो लॉ ने क्लेरिफाई किया डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स वर्किंग या वर्किंग ना लिखो तो भी चले, पार्टनर ऑफ अ फर्म. चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले इसे कॉपी करना है. मैं आपको 5 मिनट देता हूं, अब भी इसे आप कॉपी करोगे फिर हम रीड करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स लिखना. जो जो इंपॉर्टेंट है उसी में मैं फ्रेंड्स आपको लिखने के लिए समय देता हूं, वरना मैंने आपको लिखने के लिए कोई समय दिया नहीं.
Now let us have a line to line reading of this provision. Notes. Contravention by company, A category. सेबी एक्ट 1992 में भी है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 19 A category. If any contravention of any provision of this act or rule or regulation or director or order made thereunder is committed by a company, then following person shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against it and punished accordingly. A, the company. दूसरा, every person who at the time of contravention was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company. So those who are, मैंने इतनी चीज को क्या कहा था, मैंने इसकी इतनी चीज को कहा था, they are in control of company. However, a person shall not be liable for punishment if he proves that the contravention was committed without his knowledge. उसको knowledge नहीं था, या फिर he has exercised all due diligence to prevent the commission of the contravention. Commission यानी conduct. यानी अगर वो प्रूव कर देता है कि उसको पता ही नहीं था या उसने तो पूरा उसको रोकने का प्रयास किया था, तो वो नॉट लायबल. Every director, manager, secretary of the company, if it is proved that such contravention has been committed with the sammati, consent, or connivance, guilty mind, or is attributable to any neglect on the part of such director, manager, secretary, or officer of the company, तो वो इंसान will be liable. एंड यहाँ पे दो चीज उन्होंने पहले से क्लेरिफाई कर दिए, सो दैट इसके कारण क्या होगा, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो अवॉइड हो जाएंगे. सबसे पहला क्या, यहाँ पे कंपनी मींस क्या, एनी बॉडी कॉर्पोरेट. सो कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 दिया गया, एंड इंक्लूड्स अ फर्म, अदर एओपी, बीओआई, एवरीथिंग. एंड डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मींस अ पार्टनर इन द फर्म. बिकॉज काफी बार आप सोच रहे हो सर पार्टनरशिप फर्म, पर पार्टनरशिप फर्म में तो कहाँ डायरेक्टर होती है, तो वहां पे उसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्टनर ऑफ अ फर्म. सो फ्रेंड्स, द टू प्रोविजन व्हिच वी सॉ एकदम रिसेंटली, one is immunity, composition of offenses, and this offenses by company, these are common in Companies Act and SEBI, so they are very very important. And shall proceed to recover the amount from such person by any of the following modes. यानी सबसे पहले वो सर्टिफिकेट बनाएगा, सर्टिफिकेट बनाने के बाद वो रिकवरी करने के लिए आगे बढ़ेगा. एंड व्हाट आर द वेज, तो मूवेबल प्रॉपर्टी अगर उस पर्सन की होगी तो उसे अटैच करके बेच सकता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसे भी अटैच करके बेच सकता है. उसका जो बैंक अकाउंट होगा उसे अटैच कर सकते हैं. बेचने की जरूरत नहीं, बिकॉज बैंक अकाउंट को अटैच करोगे तो पैसे मिल जाएंगे. अगर कोई इंसान ऐसा लगता हो तो उसे अरेस्ट करवा के उसका डिटेंशन करवा देंगे, यानी उसको जेल में रख देंगे. अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ पर्सन्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब कर सकते हैं. Further they say, now not that much important, they say for the purpose of recovery of any amount under section falana dhikra, insofar as may be, shall apply with necessary modifications as if the said provisions and rules made thereunder were in the provisions of this act. इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग्स रूल्स 1962, ये दो चीज, कौन सी दो चीज फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 and income tax certificate proceedings rules 1962, right. ये दोनों चीजों के अंदर उन्होंने क्या किया, रिकवरी के बारे में रूल्स बताया. shall apply with necessary modifications as if the said provisions and rules were made thereunder were the provisions of this act. यानी कि वो है एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट के, पर एज इफ वो इस एक्ट के हो ऐसा मान लिया जाएगा, उस तरीके से उसे करेंगे.
and referred to the amount due under this act instead of income tax, and the interest referred shall commence from the date the amount becomes payable by the. Then the very important point comes is with respect to the recovery officer shall be empowered to seek the assistance of the local district administration while exercising his powers. So उसे पुलिस या कोई अथॉरिटीज का, गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी का सपोर्ट चाहिए तो रिकवरी ऑफिसर को मिलेगा. Notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, the recovery of amount by recovery officer pursuant to का मतलब ड्यू टू. मैं आपको इनमें सारे वर्ड्स लिखवा दूंगा. ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद एनी डायरेक्शन इश्यूड बाय सेबी shall have precedence over any other claim against such person. Precedence का मतलब फ्रेंड्स क्या होगा? Moreover, the recovery officer means any officer of SEBI who has been authorized by general or special order in writing to exercise the power of recovery officer. So recovery officer अलग से नहीं है, वो सेबी का ही कोई ऑफिसर होगा जिसको स्पेशली पावर दिए गए कि वो रिकवरी ऑफ अमाउंट कर सकता है. राइट. सो दिस आर द प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू रिकवरी ऑफिसर. तो चलो एक काम करते हैं, इसको बराबर से देखते हैं, एक एक पॉइंट करके उसको समराइज करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो देयर इन द स्कारा. So this is the 11th topic in legal provisions. This is the 11th topic in the legal provisions. The recovery of amount due, A category. Which amounts can be recovered. सबसे पहला प्रश्न ये आ सकता है कि सेबी ये सेक्शन को यूज करके कौन सी अमाउंट को रिकवर कर सकता है. तो फर्स्ट रूटीन की बात करें तो फीस पेबल अंडर एक्ट, कोई भी प्रकार की फीस जो इस एक्ट में पे करनी है वो पे ना की हो. Refund not made. As per सेबी डायरेक्शन, यानी सेबी ने कोई निर्देश दिया कि भाई ये पैसों को रिफंड करो और रिफंड नहीं किया, या फिर पेनल्टी पेबल due to non-compliance of act, rules, regulations or directions or orders issued by SEBI or government. Yeah. Disgorgement amount order, यानी कोई डिसजॉर्जमेंट की अमाउंट हो, ये कुछ भी पे करना बाकी है तो फिर सेबी ये पावर को यूज कर सकता है. Recovery officers they are officers of SEBI delegated with powers of recovery officer. Friends, recovery officer को मैं आरओ लिखूंगा, राइट, जस्ट फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड तीसरा बाय वे ऑफ जनरल या स्पेशल ऑर्डर.
तो फ्रेंड्स, रिकवरी ऑफिसर कोई नए ऑफिसर नहीं होते, रिकवरी ऑफिसर सेबी के ऑफिसर्स होते हैं, खाली उन्हें पावर दिया जाता है बाय वे ऑफ ऑर्डर्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इतना खास करके नोट डाउन कर ले, जस्ट नोट डाउन फर्स्ट दिस मच। Friends, please write it down because this is very, very important. Then the third point comes. Modes of recovery. क्या क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, यानी जिसका भी पैसा बाकी है उसके बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट्स को अटैच कर सकते हैं। दूसरा, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच सकते हैं। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर फॉर मैनेजिंग प्रॉपर्टी। एंड पांचवा, अगर लग रहा है कि जिसको पे करना है वो भाग जाएगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं अगर वो भागेड़ू हो, तो ऐसा लग रहा हो तो। These are the powers which are available, modes of recovery. And then they told very important thing to note. The power to recover amount as specified in Income Tax Act 1961 and Income Tax Certificate Proceedings Rules 1962 shall apply here as if such act and rules are made under this act. ये बहुत ही वाइड वर्चस्व वाला पावर दे दिया कि क्या होगा कि इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स के रूल्स में जो रिकवरी के पावर्स दिए गए वो एज इट इज यहां पे अप्लाई हो जाएगा, एज इफ वो वहां पे नहीं, वो इसी एक्ट के अंदर बनाया गया। तो ये रिपग्नेंसी जो
आप कह सकते हो रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा कि उन्होंने सेम रूल्स का सीधा यहां पे क्या कर दिया, एक रेफरेंस दे दिया, जस्ट एक उल्लेख दे दिया. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोट डाउन दिस. एंड इसी आंसर के अंदर लास्ट पार्ट, जो प्रोविजंस की अगर हम बात करें इस सेक्शन के मेन प्रोविजंस की, तो द वेरी फर्स्ट, रिकवरी ऑफिसर will draw a certificate to specify the amount to be recovered. Certificate shall be signed. So सबसे पहले वो क्या करेगा, ड्रॉ करेगा. दूसरा, रिकवरी ऑफिसर टू स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट. तीसरा, नॉट एक्सटेंडिंग यानी ओवरराइडिंग anything contained in any other law for time being in force, comma, amount due under this act shall have precedence over any other claim against such person. This is very important to note. And चौथा मेन पॉइंट क्या आएगा, रिकवरी ऑफिसर कैन टेक assistance local administration while exercising रिकवरी. यानी रिकवरी पावर्स को एक्सरसाइज करते वक्त रिकवरी ऑफिसर क्या कर सकता है, तो रिकवरी ऑफिसर जो है राइट, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का असिस्टेंस ले सकता है. सो दिस इज वेरी क्रूशियल. आई जस्ट रिक्वेस्ट टू नोट डाउन दिस ऑल्सो, because this is one of the very important provision, because this is there, as I told you, in SEBI Act also, and this is also there in SCARA also.
सो आई एम जूमिंग इन, सो किसी का मिस आउट हो गया हो तो वो दे कैन कॉपी। एक ये मैंने अभी अभी आपको लिखवाया, तो आप पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाओगे। अब फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, composition of certain offenses. Let us first try to understand this conceptually. A category. Logical understanding. मीनिंग, जनरली कंपोजिशन के दो मीनिंग होते हैं। पहले तो इट इज अ लिबरल अप्रोच बाय लॉ, यानी कंपोजिशन एक लॉ के लिबरल अप्रोच के बारे में बताता है कि लॉ कई बार लिबरल अप्रोच भी ले सकते हैं, उसके बारे में कंपोजिशन बेसिकली कहता है। इट मीन्स टू लेवी, लेवी यानी इम्पोज, फाइन, इन ल्यू ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यानी अगर किसी इंसान के ऊपर इम्प्रिजनमेंट होने वाला, तो उस इम्प्रिजनमेंट की इन ल्यू ऑफ, उस जगह पे जब उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाए, तो दैट इज अगेन नोन एज कंपोजिशन। इट ऑल्सो मीन्स रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ फाइन। एंड इसका मतलब ये भी होता है कि कई बार जो आपके ऊपर जो फाइन लगती है, उतना अगर आप पे नहीं कर पाने वाले हो, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि कोर्ट प्लीज सम पार्ट, प्लीज रिलैक्स दिस। तो कोर्ट क्या करता है, या अथॉरिटी, सॉरी कोर्ट नहीं, अथॉरिटी क्या करती है, उसको रिड्यूस करती है। ऑल दिस इज नोन एज व्हाट, देन यू कैन से इट इज नोन एज द कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज समझाता हूं। Which offenses can be compounded? मैं आपको रट्टा नहीं मरूंगा, बिकॉज लॉजिक, फिर हम उसके ऊपर से पूरे आंसर को डिराइव करेंगे। राइट, चलो समझते हैं। बेसिकली 4 प्रकार की पेनल्टी होती है। नेचर ऑफ पेनल्टी कैसी, मैं इंप्रिजनमेंट को IMP लिखता हूं। इंप्रिजनमेंट और फाइन, और बोथ ये एक नेचर की पेनल्टी। दूसरा imprisonment only। तीसरा
इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, चौथा फाइन ऑनली, राइट। तो बेसिकली ये चार अलग अलग प्रकार की पेनल्टी हो सकती है। अब आप मुझे बताना, जो फर्स्ट ऑप्शन है इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, क्या उसमें इंप्रिजनमेंट कंपलसरी है? जस्ट सोचो, नो। दूसरा जो है इंप्रिजनमेंट ऑनली, क्या उसमें इंप्रिजनमेंट कंपलसरी है? तीसरा इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, क्या उसमें इंप्रिजनमेंट कंपलसरी है? चौथा फाइन ऑनली, क्या उसमें इंप्रिजनमेंट है? ना। तो जहां इंप्रिजनमेंट कंपलसरी है उनका कंपाउंडिंग नॉट पॉसिबल। तो जहां नो वहां यस, जहां यस वहां नो। अब तो ऐसा रट्टा बनवाने का, नहीं नहीं नहीं, जनरल नेचर ऑफ ऑफेंस। तो जहां पे इंप्रिजनमेंट कंपलसरी होता है ना फ्रेंड्स, वो ऑफेंस जनरली क्रिमिनल इन नेचर होता है। जहां इंप्रिजनमेंट ऑप्शनल होता है वो सिविल इन नेचर होता है। तो यहां सिविल, क्रिमिनल, क्रिमिनल, सिविल। क्यों ऐसा? बिकॉज फ्रेंड्स अगर सारे ऑफेंसेस कंपाउंड होते तो फिर कोई मर्डर करता, राइट, तो मर्डर करवा के 5 लाख रुपए, फिर वो पकड़ा जाए और उसको इसके कंपाउंडिंग के और 5 लाख, तो रियल कॉस्ट ऑफ, इफ रियल इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ अ लीगल सुपारी बिकम्स 10 लाख रुपीज। जस्ट किडिंग, बट क्रिमिनल ऑफेंसेस कैन नॉट बी कंपाउंडेड। क्रिमिनल ऑफेंसेस में तो सामने वाले इंसान को जेल में जाना ही पड़ेगा। सो जस्ट टेक डाउन दिस, आई एम जूमिंग इन द अंडरस्टैंडिंग, फिर हम लीगल प्रोविजन पे भी जाते हैं, पर पहले अंडरस्टैंडिंग इतना मैंने मैंने जूम इन किया सो दैट आप वीडियो को पॉज करके इतना आप जरूर आपकी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। मेन ये टेबल कॉपी कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। Now let's read this once. Notes. Compounding of offence is punishable under this act, that is, the payment of money in lieu of prosecution. The compounding provisions in the act reflect the leniency, yani you can say the liberal approach of the law, and these provisions are explained as under compoundable offenses, yani जिनका compounding हो सकता है।
Only the following offenses can be compounded under this section. One, offense is punishable with fine. वहाँ fine reduce होगा. An offense is punishable with fine or imprisonment. As can be seen, following offenses cannot be compounded. कौन से? Offense is punishable with imprisonment. यानी imprisonment only. या फिर offense is punishable with imprisonment and fine. Because you can see that here. Imprisonment is optional, and here imprisonment is compulsory. Legal provisions. Any application for compounding of an offense may be made either before or after the institution. Institution का मतलब commencement of any prosecution. That is, application may be made even during the prosecution. An authority is yani an offence committed under this act shall be compounded by set or court before which such proceedings are pending. And during this, the provisions of section 24A shall apply, notwithstanding contained in Code of Criminal Procedure 1970. So friends, अगर हम legal provisions की बात कर लें, हमने logical तो देख लिया. तो एप्लीकेशन टू सेट और कंप्यूटर कोड, यानी सेट को मेनली एप्लीकेशन जाएगी, राइट. सेकेंड, एप्लीकेशन मे बी मेड before institution यानी commencement of prosecution or after institution यानी commencement of prosecution. So these are the basic simple legal provisions with respect to, you can say, the legal provisions of SEBI Act, and in that mainly the provision of this composition of certain offenses. So friends, आज के लेक्चर को हम यहाँ तक रखते हैं, राइट. एंड आज आपको क्या करना है, तो आज आपको काफ़ी चीज़ें, बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मॉड्यूल में से पढ़ने के लिए नहीं दिया था, इसलिए आज मैं लेक्चर में कम दे रहा हूँ, पर आज आपको मॉड्यूल में से बहुत कुछ पढ़ना होगा फ्रेंड्स. यू हैव टू रीड मेनी थिंग्स फ्रॉम मॉड्यूल, राइट. विच आर द थिंग्स टू बी रेड बाय यू फ्रॉम द मॉड्यूल इज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. अगर नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नोट्स ना हो तो मॉड्यूल में से रीड फॉलोइंग. फ्रॉम ICI मॉड्यूल, जस्ट वेट. I'm just suggesting you the number of pages which are to be read from module. Page 2.22 बहुत सारे पेजेस आपको पढ़ने होंगे. टू 2.11. अब इन पेज में अगर ऐसा कुछ हो जो मैंने ना पढ़ाया हो तो छोड़ देना है. फिर 2.13 से लेके हमने ऑलमोस्ट मॉड्यूल के भी एक एक वर्ड को देखा है, सो नथिंग टू वरी. 2.17,
2.25 and 2.26. Two 2.34 to हाँ, कुछ चीजें अगर मैंने ना पढ़ाई हो या बहुत सिंपल हो तो वो खाली एक बार देख लेना है, पर इतने पेजेस आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो मॉड्यूल है उसमें से रीड करना है। नवकार स्पाइरल है तो फिर हमें लास्ट ये टॉपिक तक स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पढ़ ही लेने, पर एक बार आप आईसीए की मॉड्यूल में से पढ़ लो तो यू रियलाइज दैट हम लेक्चर में जो डिस्कस करते हैं इट इज इवन मोर देन व्हाट इज गिवन इन द आईसीआई। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इतना आपको आईसीआई मॉड्यूल में से रीड कर लेना है और नेक्स्ट लेक्चर में आओ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। तो तब आपको खास क्या करना है, यहां तक नोटबुक में मैंने आपको जितना लिखवाया हुआ उतना आपको खास रीड करके। थैंक यू। विथ रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगेन इट इज इन सेबी, it is in SCARA and it is also there in various other laws for time being in force. This is with respect to what? अगर मिस्टर एक्स है जिसके खिलाफ जब वो जीवित है तब कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुई है पेनल्टी के कोई भी, फिर वो प्रोसीडिंग्स चल रही है और मिस्टर एक्स की डेथ हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन जो पेनल्टी उसके डेथ के पहले लगाई गई थी वो क्या मिस्टर एक्स के पास से रिकवर हो पाएगी? प्रश्न, क्या वो रिकवर हो पाएगी? देन द आंसर इज यस। किसके पास से रिकवर होगी? तो सबसे पहले तो मिस्टर एक्स जो डिसीज्ड है उसकी प्रॉपर्टी जिसको डिवॉल्व हुई, जिसको मिली, उसके खिलाफ सारे प्रोसीडिंग्स किए जाएंगे और उस इंसान के पास से वो पेनल्टी को रिकवर की जाएगी। बट उस जो दूसरा इंसान है जिसको ये प्रॉपर्टी मिली यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसकी कितनी पे करने की जिम्मेदारी होगी? जितना उसको जो असेट्स मिले उस असेट्स को बेच के जो अमाउंट आ रही है उतने तक वो लायबिलिटी भरने के लिए जिम्मेदार रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट with which this whole process goes. So, how it goes? When a person dies, his legal representative shall be liable to pay any sum which a deceased would have been liable to pay if he had not died in the like manner and the same extent as the deceased. But very important is liability only if penalty imposed before that, first thing. And second important is the liability of legal representative shall be limited to the extent of which the estates of the deceased is capable of meeting the liability. यानी जितनी लायबिलिटी एस्टेट से बेच के मिलेगी उतनी, अदरवाइज नॉट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, any proceeding for disgorgement, refund or action of recovery before the recovery officer initiated against the deceased before his death shall be deemed to have been initiated against the legal representative and may be continued against the legal representative. यानी जो कानूनी कार्यवाही या जो प्रोसीडिंग शुरू हो चुके थे वो कंटिन्यू रहेंगे। एंड एनी प्रोसीडिंग which initiated against the deceased if he had been survived may be initiated against the legal representative and all the provisions of this act shall apply accordingly. यानी अगर कोई प्रोसीडिंग जो इनिशिएट हो चुके तो वो और अगर हो पाते शुरू तो उन्हें कर दिया जाएगा। So let's try to summarize this too. The 12th continuance of proceedings, A category, सेबी में भी है, स्कारा में भी।
provision. Continuance of proceedings of deceased person, जिसे मैं डीपी कहूंगा, अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी जिसकी डेथ हो गई उसके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ शुरू हो जाएगी. इफ डिसीज्ड पर्सन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अब मैं क्या कहूंगा, एलआर. इफ डिसीज्ड पर्सन would have survived and the legal proceedings would have been done may be initiated against legal representative. यानी अगर जिसकी डेथ हो गई वो जीवित होता और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती थी, तो वो कानूनी कार्यवाही की शुरुआत अभी भी की जा सकती है. तीसरा, पेनल्टी लेविड बिफोर डेथ is liable to be paid by legal representative. Liability of legal representative to pay penalty is limited to the amount realized by sale of property which devolved to legal representative from estate of deceased person. यानी जितनी प्रॉपर्टी मिली है उतने के लिए ही जिम्मेदार रहेगा, नथिंग मोर देन दैट. बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? यानी यहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? A person who in a law represents the estate of a deceased person. यानी लॉ के मुताबिक जिसको ये एस्टेट मिलने वाला है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा. इंक्लूड्स any person who intermediate yani comes in between legally with the estate of deceased person. Where a party sued or issued in a
representative the person on whom the estate devolves on the death of the party suing or सो इनडायरेक्टली उन्होंने सभी को लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कवर अप कर लिया। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इसे 1 मिनट कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी नीचे का कॉपी करो। Right friends, so this is one of the important provision. And that is adjudication. And believe me friends, it is very very important. Theoretically भी पूछता है, logically भी बहुत important है, and कई बार practicals में भी इसे पूछा जाता है, और इसके साथ वो 1-2 penalties को merge कर देते हैं. That's how this particular topic of adjudication is very important. Now friends, let me start this systematically. पहले let us discuss the logic or the legal background behind this particular adjudication. मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं तो मैं ऐसा कहूंगा, एडजुडिकेशन of offenses. What is the meaning of adjudication of offenses? Then adjudication stands with respect to decision making official. यानी जब आप ऑफिशियली कोई चीज को डिसाइड करते हो तो वी टेल इट एज एडजुडिकेशन ऑफ, तो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस। यानी हमें क्या डिसाइड करना होगा, इज अलीज्ड पर्सन एन ऑफेंडर। यानी क्या, जिस इंसान के ऊपर आरोप लगे, अलीज्ड पर्सन जो है वो क्या गुनहगार है। दूसरा,
नेचर ऑफ पेनल्टी, एंड तीसरा क्वांटम ऑफ पेनल्टी। सो जो इंसान के ऊपर आरोप लगाए क्या वो इंसान गुनहगार है कि, दूसरा उसके ऊपर कौन सी पेनल्टी लगाए, इट्स लाइक विच, एंड क्वांटम यानी कितनी पेनल्टी लगाए। ये सब जब डिसाइड करने की बातचीत आती है देन इट इज नोन एज एडजुडिकेशन। ये प्रोसेस को हम कहते हैं एडजुडिकेशन। फ्रेंड्स, जज जो करता है ना, बेसिकली व्हाट इज बीइंग डन बाय जज, दैट इज एडजुडिकेशन। अब तो सर वो बराबर, पर सर व्हाट इज दिस नेचर एंड क्वांटम ऑफ पेनल्टी? तो कई बार फ्रेंड्स आपने देखा होगा लॉ में अगर ऐसा लिखा हो कि इन दिस सिचुएशन पेनल्टी ऑफ 1000 इज लेविड, तो देयर इज नो नीड टू एडजुडिकेट। बट कई बार ऐसा कहते हैं imprisonment और फाइन और बोथ, एंड फिर ऐसा कहेंगे imprisonment which may extend up to 3 years। तो फ्रेंड्स, अब अगर जज डिसाइड कर लेता है, यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड कर लेता है कि भाई इस इंसान ने गुनाह किया है, तो अब लॉ में क्या लिखा है? इंप्रिजनमेंट आ सकती है, फाइन आ सकती है, दोनों आ सकते हैं। तो ये जब हम डिसाइड करते हैं तो दैट इज टू डिसाइड द नेचर ऑफ द पेनल्टी। इसे कहते हैं पेनल्टी के नेचर को डिसाइड करना। और चलो मैंने डिसाइड किया इंप्रिजनमेंट, तो लॉ में क्या लिखा है? इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 years लिख दिया तो फाइन है। उन्होंने तो क्या लिखा है? इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड अप टू 3 years। सो 1 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना। तो ये जब आप डिसाइड करते हो then this is known as deciding the quantum of the penalty। so adjudication is basically आरोपी गुनहगार है कि नहीं वो डिसाइड करना। अगर वो गुनहगार हो तो कौन सी पेनल्टी लगाए वो डिसाइड करना, और एक बार डिसाइड हो जाए कौन सी पेनल्टी लगाए उसके बाद कितनी पेनल्टी लगाए। ये तीन स्तर के जो डिसीजन मेकिंग करने का जो प्रोसेस होता है, जो लीगल प्रोसेस होता है, दैट लीगल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? एडजुडिकेशन। ये फ्रेंड्स मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना चाहता था, दैट लीगल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? एडजुडिकेशन। फर्दर फ्रेंड्स आता है, अब हम बात करें अथॉरिटी की, कि who will do? The इंसान, the person doing एडजुडिकेशन। अब से मैं उसे ए डॉट लिखूंगा हमारे नोट्स के अंदर। द पर्सन डूइंग एडजुडिकेशन इज नोन एज एडजुडिकेशन अथॉरिटी, AA, या एडजुडिकेशन ऑफिसर, बट मेनली एडजुडिकेशन अथॉरिटी। एडजुडिकेशन अथॉरिटी इज appointed by SEBI और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो SEBI will decide that particular मैटर में कौन एडजुडिकेशन अथॉरिटी बनेगा, और SEBI के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, तो डिवीजन का जो चीफ होगा उस लेवल के इंसान को एडजुडिकेटिव अथॉरिटी बनाया जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी is having a crucial decision making role. An adjudicating authority communicates his decision by way of order. An order is binding on all. Yeah. If any
person aggrieved यानी dissatisfied by adjudication authority order, it may prefer an appeal to securities appellate. सो इनका बहुत क्रूशियल डिसीजन मेकिंग रोल होता है. अगर कोई इंसान इनके ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो वो इंसान हमेशा एडजुडिकेशन अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ एक स्टेप अहेड यानी कि सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है. इसके बाद का ही हमारा स्टेप आएगा सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल. इसके पहले हमने किया सेबी, अभी हम पढ़ रहे लीगल कॉन्सेप्ट, एंड इसके बाद आएगा द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटीज. देन फ्रेंड्स, आप मुझे पूछोगे सर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इनके पावर्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इतना मेरे साथ साथ कॉपी करते जाना, बिकॉज दिस नोट्स विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल नोट्स फॉर यू ऑल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं. इसके अंदर पावर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, राइट? कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग करते वक्त कौन से पावर्स को यूज करते हैं. तो फ्रेंड्स, सेबी के पास जो पावर्स थे ना सिविल कोड के, सेम पावर्स आर अवेलेबल हियर. लेट अस अगेन राइट. कोड ऑफ, मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हैज वेस्टेड का मतलब लीगली ग्रांटेड सर्टेन पावर्स टू सिविल कोर्ट्स टू डू ट्रायल ऑफ सूट्स सबमिटेड टू. यानी सिविल कोर्ट के पास जब कोई सूट आता है, कोई मामला आता है, कोई केस आता है, तो उसका ट्रायल यानी उसको सॉल्व करने के लिए उनके पास कुछ पावर्स है. जो पावर्स उन्हें कहां से मिलते हैं? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के पास. एडजुडिकेशन अथॉरिटी हैज सेम पावर्स एज आर available to a civil courts while doing adjudication. जब एडजुडिकेशन करने की बात आती है तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है उनके पास वो सारे पावर्स है जो एक सिविल कोर्ट के पास क्या करते वक्त होते हैं, अपने मामले को सॉल्व करते वक्त होते हैं. Powers are namely A. First power is to demand documents, records and books. जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड या बुक चाहिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिमांड कर सकता है. टू डिमांड इंफॉर्मेशन, टू डिमांड personal presence of anyone, to demand personal presence of witness, to examine a person on oath, etc. अब लोग सर एक एक पॉइंट को समझाओ, एक एक पॉइंट मैं नहीं समझा रहा. रीजन, मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको पहले कब समझाए थे? सेबी में.
दूसरा मैंने आपको कब समझाया था, इसी पार्ट के अंदर जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते थे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कौन से सिविल कोड की पावर है, तब ये समझाया था। और मैं इसे और डिटेल में गहराई से बारीकी से जब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, तब मैं इसे और ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा। सो दिस आर द पावर्स अवेलेबल विद एडजुडिकेशन अथॉरिटी। अब फ्रेंड्स चीज आती है कि एडजुडिकेशन अथॉरिटी को जब डिसाइड करना होता है कि कौन सी पेनल्टी लगाओ, एंड दूसरा ये डिसाइड करना होता है कि कितनी पेनल्टी लगाओ। ये डिसाइड करते वक्त क्या एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास कोई फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पे वो डिसाइड करते हैं? देन द आंसर इज यस। फैक्टर्स टू डिसाइड। फर्स्ट, unfair advantage to defaulting person, and second, loss to losing person। यानी मान लो एक्स ने कोई गुनाह किया हो जिससे वाई को नुकसान गया हो, तो एक्स को जो नाजायज जो अनफेयर फायदा मिला वो, एंड वाई को जो नुकसान हुआ उसको ध्यान में लिया जाता है। एंड तीसरा, रिपीटेटिव नेचर ऑफ ऑफेंस। अगर वो गलती पहली बार की हो तो कम पेनल्टी, दूसरी बार की हो तो ज्यादा पेनल्टी। वैसे हर बार जितनी बार ये गुनाह रिपीट करते जाओगे तब उतना ये पेनल्टी का क्वांटम बढ़ सकता है। सो ये तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जिसने गलत किया उसको जो फायदा हुआ वो, जिसको नुकसान जिसको अफेक्ट हुआ उसका नुकसान, राइट, एंड कितनी बार ये गुनाह हुआ, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, राइट। So these are the points to be taken in mind while we are deciding with respect to adjudication. So friends, this was basic understanding. हमने कितना देखा, और फिर हम ये भी देखते हैं कि इसके ऑर्डर्स को रिवाइज कैसे कर सकते हैं। हमने लॉजिक देखा, फिर हमने उसके बारे में बात किया, फिर उसके पावर्स के बारे में बात किया, एंड फैक्टर्स टू डिसाइड। सो नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू द नोट्स इटसेल्फ। आपके जब सर हमारे पास तो अभी नौकार की नोट्स नहीं है फ्रेंड्स, आप ये मॉड्यूल में से रीड करोगे तो भी चलेगा। और आज लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आपको मॉड्यूल के कितने पेजेस आज के लेक्चर समाप्त होने के बाद रीड करने हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स पावर ऑफ एडजुडिकेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई कैटेगराइज्ड इट एज ए कैटेगरी। सबसे पहली बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेशन ऑफिसर। तो आप तो खाली कितना याद रखोगे, SEBI may appoint any of its officer not below the rank of division chief to be an adjudicating officer or holding an inquiry। यानी SEBI will appoint, right, not below the division chief, यानी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका जो चीफ होता है उसके वो या उसके ऊपर के लोग आएंगे, उनके नीचे के लोग आएंगे। प्लस हमेशा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फ्रेंड्स पता है हम इसे नॉर्मली क्या कहते हैं, rule of natural justice। The adjudicating officer shall give a reasonable opportunity of being heard before imposing penalty। It's very crucial। फिर कौन से पावर्स हो गए एडजुडिकेशन अथॉरिटी का? While holding an inquiry, the adjudication authority shall have a power to summon। summon यानी ये सब मैंने आपको लिखवा दिया है, राइट, डिक्शनरी में एक बार उसे रेफर कर देना। लीगली इनवाइट एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद। एक्वेंटेड का मतलब having। मुझे कुछ वर्ड्स आपको एंड में लिखवा देना है ना आज, तो मैं उस लिस्ट बनाता जाता हूं। Acquainted with the facts and circumstances of given case, or to produce any document which in the opinion of adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry। And if on such inquiry he is satisfied that the person has failed to comply with the provision, he may impose penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of this section। Okay। Now, SEBI का भी एक पावर है, उसके ऊपर हम जाते हैं। उसके पहले एक लास्ट, हाँ ये वाला पॉइंट।
factors to be taken into account while adjudging, deciding, the quantum of penalty. While adjudging the quantum of penalty, मैं अंडरलाइन कहता हूं उतना ही मैं याद रखना. SEBI or the adjudication officer shall have due regard to the following factors. The amount of disappropriate gain यानी गलत फायदा और unfair advantage wherever quantifiable यानी capable to decide as a result of default. दूसरा, the amount of loss caused to an investor or group of investors as a result of default. And third, the repetitive nature of offense. Right? This is always to be taken into account. ये आपको याद रखने की कोई आवश्यकता. Now friends, coming up to this point, जो मैंने पेंडिंग रखा था, पहले यहां से पढ़ते हैं. अगर एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर, राइट, तो उस ऑर्डर की कॉपी हमेशा उस पर्सन जिसके ऊपर ऑर्डर पास किया उसको भी जाएगी और सेबी को भी जाएगी. अब सेबी ने उस ऑर्डर को देखा और सेबी को ऐसा लगा कि यहां पे कुछ एरर है, इट्स एरनियस, यहां पे कोई एरर है, एरनियस, राइट, इट्स वन गुड वर्ड. एरनियस. तो सेबी क्या कर सकता है, आफ्टर गिविंग अगेन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कंसर्न पर्संस, सेबी में एनहांस, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी. सेबी चाहे तो क्या कर सकता है, उस अमाउंट ऑफ पेनल्टी को क्या कर सकता है, एनहांस कर सकता है, यानी कि उसे इंक्रीज कर सकता है. और ये करने के लिए सिर्फ 3 महीने का समय होता है. लेट्स रीड दैट. सेबी हैज enhance, increase the penalty imposed by adjudication officer. SEBI may call for and examine the records of any of the proceedings of adjudication. Considers that the order passed by adjudicating authority is erroneous to the extent it is not in the interest of security. It may make or cause to be made such inquiry as it deems necessary. Thereafter, SEBI may pass an order enhancing the quantum of penalty if the circumstances of the case so justify. Before passing an order enhancing the penalty, the persons concerned shall be given an opportunity of being heard, and SEBI shall not have the power to enhance the penalty after the expiry of 3 months from the date of the order passed by or disposal of appeal by said, whichever is earlier. So ये चीज का ध्यान रखना है. अपील अगर आ जाती है उसके बाद nothing can be possible. So one is expiry of 3 months from the date of order passed or disposal of appeal, whichever is. चलो फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट को हम एक्स्ट्रा हमारी नोट्स के अंदर, नोटबुक के अंदर ऐड कर देते हैं. Enhancement of penalty. When SEBI checks order of A, it may demand more information with respect to एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स. तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी क्या कर सकता है, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड मोर इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है. On analyzing it, if SEBI comes to a conclusion that adjudicating authority order is erroneous
कोमा सेबी में conduct inquiry, give reasonable opportunity of being heard to concerned parties. So ये चीज का खास आपको ध्यान रखना है. SEBI may enhance penalty in हित of securities. इतना खाली एक कॉपी कर लो. Moreover, SEBI cannot enhance penalty after a expiry of 3 months from date of adjudication authority order or disposal of appeal under section 15T यानी by Securities Appellate Tribunal whichever is earlier. तो ये चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा. This is the very first very important topic with respect to adjudication. Adjudication में से specific question आ सकता है. दूसरा, adjudication में से case study आ सकता है. Adjudication legal logical understanding के लिए भी बहुत जरूरी है. एंड जब हम इसका second last part देखेंगे penalties, तो उसमें हम ब्रोकर से रिलेटेड पेनल्टी देखेंगे. तो कई बार एग्जाम ऐसा भी करते हैं कि वो लोग एडजुडिकेशन पूछते हैं, साथ साथ एक दो पेनल्टीज भी पूछ लेते हैं. सो दैट्स हाउ दे कीप ऑन आस्किंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ, यू कैन से, एडजुडिकेशन ऑफ अथॉरिटीज और एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस. सो फ्रेंड्स, इसे पूरा आप नोटबुक में कॉपी कर लें. इसके जो भी टफ वर्ड्स जो हम आज यूज कर रहे हैं वो हम लेक्चर के एंड में पूरा वर्ड टू वर्ड हम लोग उसे क्या करेंगे, उसे लिख लेंगे. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.